तो आज हम लोग नीट के क्वेश्चन के लिए यहाँ है कि उसका डिस्कशन किया जाए। तो कैसा गया एग्ज़ाम तुम लोगों का? क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछा गया था। सर संतोष सर जो है वो 25 तक डिस्कशन कर दिए हैं 1 to 25। तो आज हम 26 से 50 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, जो थ्योरेटिकल बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेटिव भी है क्वेश्चन कुछ कुछ। तो हर एक क्वेश्चन पर हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 26 से, क्योंकि 25 तक संतोष सर डिस्कस कर चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा और वर्सेस किसका ग्राफ है? ऑफ ए पार्टिकल एसोसिएटेड विथ मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े हो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए, क्या होता है? 26 नंबर क्वेश्चन है। ये कोड है S6। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिंक में डाला गया है क्वेश्चन पेपर को, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा ये। तो ग्राफ जो है हम लोग को खींचना है लेमडा और किसका? मोमेंटम का। लेमडा वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ खींचना है। तो लेमडा इज इक्वल टू, आप लोग क्या पढ़े हैं? H/P, मॉडर्न फिजिक्स का फॉर्मूला। H कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट। ये 1/x का ग्राफ हो गया। Y इज इक्वल टू 1/x ग्राफ पढ़े हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस ग्राफ का जो शेप होता है, अगर ये लेमडा है और ये P है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इस शेप का ग्राफ होगा। तो जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ 26 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो S6 का सेट है उसका आंसर होगा बी पार्ट में। ये आंसर है, सेकेंड वाला जो आंसर है ये आंसर होगा। लेमडा इज इक्वल टू H/P, मॉडर्न फिजिक्स का फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। H कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट। तो वेरिएबल लेमडा और P बचा, तो Y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। इट मींस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है इसमें कि एक कॉपर वायर लेंथ 10 मीटर। कॉपर वायर का लेंथ कितना है? 10 मीटर है आपका। तो पहले डाटा लिखते हैं हम लोग 27 का। लेंथ आपका 10 मीटर दिया हुआ है एंड रेडियस, वायर का जो रेडियस है वो 10 to the power -2 अपॉन √π, ये मीटर में। तो एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ गिवन है और रेडियस गिवन है। तो रेडियस अगर गिवन है तो एरिया होता है πr²। एरिया क्या होता है? πr²। हैज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, वायर का जो रेसिस्टेंस गिवन है वो है 10 ओम। द करेंट डेंसिटी इन द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10 वोल्ट पर मीटर। अब यहां क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट जो आप लोग पढ़े हैं कि करंट डेंसिटी जो होता है वो करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन करंट पर यूनिट एरिया तो करंट तो यहां गिवन है नहीं, एरिया तो आप निकाल सकते हैं πr² से। तो इस टर्म में आपको करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए आपको ये डाटा गिवन है। तो आप बेसिक जो फॉर्मूला पढ़े हैं करंट डेंसिटी का, करंट अपॉन एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। एरिया आपको गिवन है, करंट लिखना है। तो ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हो? V इज इक्वल टू IR। तो I के जगह आप पुट कर सकते हैं V/R, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो V/A इंटू R। अब चूंकि वोल्टेज नहीं मालूम हमको, रेसिस्टेंस मालूम है, एरिया मालूम है, वोल्टेज नहीं मालूम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आप लोग पढ़े हैं, V इक्वल टू E इंटू डी होता है इलेक्ट्रोस्टैट में। V इक्वल टू E इंटू डी, डी के जगह क्या लेना है? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन लेते हैं, ये अगर A है ये B है, तो VA माइनस BB इक्वल टू होगा E इंटू डी। डी मीन्स L। तो V के जगह E इंटू L रख दीजिए, A इंटू R। तो E इंटू L πr² इंटू R। अब सारा वैल्यू पुट करो, रिजल्ट आएगा। तो इसको ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में ये गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, E का वैल्यू हम लोग के पास कितना है? 10। लेंथ आपका कितना है? 10। πr², पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10 to the power -4 अपॉन पाई। √π है, स्क्वायर करेंगे तो पाई होगा और 10 to the power -4 हो जाएगा। 10 to the power -4 अपॉन पाई। और रेसिस्टेंस गिवन है, रेसिस्टेंस आपका कितना गिवन है? 10 ओम। तो रेसिस्टेंस 10 ओम, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा,
ये 10 भी कैंसिल हो गया, तो 10 टू द पावर -4 को ऊपर ले जाओगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर +4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है यूनिट करंट डेंसिटी का। तो रिजल्ट होगा 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जो सेकेंड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन। किस सेट की बात हम लोग कर रहे हैं? S6। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग नंबर में मिल सकता है आप लोगों को। हम S6 क्वेश्चन सेट को डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिंक में डाला हुआ है। हम 26 से इसलिए स्टार्ट किए हैं कि संतोष सर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 25 तक, तो 26 से 50 तक हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया 26 और 27। नेक्स्ट है जो फिर मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये तो करंट का क्वेश्चन था, 26 जो था आपका मॉडर्न फिजिक्स का था, 27 फिर मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। जो आप लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा डीके जो पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, तो आपको पता है अल्फा में क्या न्यूक्लियस पे इफेक्ट पड़ता है, बीटा में क्या इफेक्ट पड़ता है और गामा में क्या होता है। तो बीटा डीके जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन इमिट करता है और बीटा प्लस डीके मतलब क्या होता है? पॉजिट्रॉन इमिट करता है। तो यहां पर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स के बारे में पूछ रहा है कि सोडियम है Na, एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर है 22। ये कोई एक पार्टिकल इमिट कर रहा है तो एक्स का फॉर्मेशन कर रहा है प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन का मीन्स होता है बीटा प्लस डीके, इसको क्या बोलते हैं? बीटा प्लस डीके। और बीटा प्लस डीके में याद होगा तुम लोगों को पढ़ा गया था कि मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब मास नंबर तो एक्स का सेम होगा 22 होगा, और एटॉमिक नंबर बीटा प्लस में 1 डिक्रीज करता है, Z-1 होता है, और बीटा माइनस डीके रहता है तो उसमें Z+1 होता है। तो चूंकि बीटा प्लस डीके है तो Z-1, तो 11-1 मतलब 10 हो जाएगा। और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियॉन का। 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियॉन का होता है। तो इसका ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही है, पहला ऑप्शन है इसका, नियॉन 10-22 मीन्स मास नंबर अनचेंज रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज कर जाएगा। अगर यही बीटा प्लस डीके बीटा माइनस डीके होता तो क्या होता? तो ये 11 से 12 हो जाता है, Z+1 हो जाता है। लेकिन यहाँ बीटा प्लस डीके है इसलिए एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज करता है, और सोडियम से 1 एटॉमिक नंबर डिक्रीज कराओगे तो नियॉन मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो ये भी आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स में आप लोग पढ़े थे, ये आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन कराया गया है क्लास में। क्या है क्वेश्चन वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन, इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस का ट्रेवल करता है उसका रेशियो निकालना है, S1, S2, S3, S4। अब nth सेकेंड में जो डिस्टेंस होता है, जो nth सेकेंड में कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तुम लोगों को, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? U प्लस G इंटू N माइनस हाफ। ये nth सेकेंड का डिस्टेंस है। देखो ये नहीं पूछ रहा है 2 सेकेंड में बॉडी कितना मूव किया, दूसरा सेकेंड में कितना बॉडी मूव किया, मतलब दूसरा सेकेंड के डिस्टेंस में से पहला सेकेंड का डिस्टेंस को माइनस करना पड़ता है। कहेगा थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस बताओ, तो 3 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस में से क्या करो, 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसको माइनस कर दो। तो ये हो गया। जैसे यहां पर तुम देखोगे तो यू फ्री फॉलिंग है, यू क्या ले लेंगे 0। तो पहला सेकेंड जब बात करेंगे, एन होता है कौन सा सेकेंड में, तो फर्स्ट सेकेंड के लिए बात करोगे तो ये 0 होता है, जी का वैल्यू 10 लेते हैं, एन माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इट मीन्स हाफ होगा, तो ये 5 आ जाएगा, 5 मीटर। सेकेंड की बात करेगा, n2 लेंगे तो u 0 होगा, z का वैल्यू 10, 2 माइनस हाफ मीन्स 3/2, 2 माइनस हाफ 3/2, फिर इसको कैंसिल करो 15, तो ये 15 मीटर हो गया। 5 से कैंसिल होगा, 5:3 कितना होता है 15। थर्ड सेकेंड की बात करेगा तो u 0, g का वैल्यू 10, तो 3 माइनस हाफ
मीन्स 5/2, और इसको देखोगे तो ये 5 होगा, 5 × 5 कितना होता है 25 मीटर। और 4 सेकेंड की बात करेगा तो 4 सेकेंड में U0 G10 4 - हाफ, मतलब क्या होगा, 4 में से हाफ जाएगा 7/2, इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 35। अब रेशियो पूछ रहा है सबका, तो 5 से तो सब कैंसिल हो जाएगा, 1 3 5 7, 5 से कैंसिल कराओगे तो रेशियो होगा 1:3:5:7, 1:3:5:7, यही रेशियो होगा। और ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में ही है इस क्वेश्चन पेपर में, 1:3:5:7, जो पहला ऑप्शन होगा वही रिजल्ट होगा। तो nth सेकंड का जो डिस्टेंस है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का, कि nth सेकंड का डिस्टेंस होता है u + g n - हाफ। यही अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होता, वर्टिकल मोशन है तो g, और हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो यहाँ a लेते हैं, एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है हॉरिजॉन्टल मोशन में। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन फिर करंट से क्वेश्चन है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो आप लोग को बताया गया था, तो इसमें कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों का डाला हुआ है। तो कंडक्टर में रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर से, और क्योंकि बताए थे कि जो टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो एवरेज टाइम इंटरवल होता है सक्सेसिव कॉलिजन के बीच, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो कॉलिजन होता है वो डिक्रीज करता है, जिससे रेसिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो कंडक्टर के केस में टाइम डिक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वेरी करता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें जस्ट रिवर्स होता है। ये पढ़ाया गया दोनों आप लोगों को कि करंट रहेगा, अगर तुम्हारा कंडक्टर पूछा जाएगा तो कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगर यही काम सेमीकंडक्टर में करोगे तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट चॉइस क्या है, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स। पहला ही ऑप्शन सही है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगला जो क्वेश्चन है 31 इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग, कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताए थे कि अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पहला चीज बताए थे पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बताए थे, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 31। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सर्कुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड। पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैट में कि यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मींस फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जो एंगल पूछा है वो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। फील्ड और पोटेंशियल का एंगल 90 डिग्री होगा। इसका भी पहला ही चॉइस है, फर्स्ट ऑप्शन। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है फिर मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया इस बार। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को मॉडर्न फिजिक्स का मिल रहा है, जो 26 से हम स्टार्ट किए हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 32 नंबर में, लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए n होता है 1, याद होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू क्या होगा 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n1 इक्वल टू 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है n2 इक्वल टू 3। ग्राउंड स्टेट को 1 माना जाता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एनर्जी लेवल को बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें पूछ रहा है एनर्जी का वैल्यू फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एन एटम द रेशियो ऑफ T1 is to T2। तो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हो -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला पढ़ाया गया तुम लोग को, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब देखो ये टर्म कांस्टेंट है, हाइड्रोजन एटम बोल दिया तो Z का वैल्यू 1, ये भी कांस्टेंट। तो T और N के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होने का मतलब n² का इनवर्सली, तो T1 अपॉन T2 अगर पूछेगा ये हो जाएगा n2² अपॉन n1², क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर T1 है तो नीचे n1 आएगा, नीचे T2 है तो ऊपर n2।
n2 का स्क्वायर होगा कितना 9 और n1 का स्क्वायर होगा कितना 4। n2 स्क्वायर 9 और n1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 9:4 और ये आपका सेकेंड ऑप्शन है 9:4। ये पढ़ा हुआ आप लोगों को, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है बोर मॉडल का, कि एनर्जी जो होता है वो होता -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि हाइड्रोजन एटम दे दिया है तो Z फिक्स हो जाएगा 1, तो केवल वेरी कौन कर सकता है n, और n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो T1 T2 का रेशियो निकालोगे तो n2²/n1², n2 आपका 3 दिया हुआ है, n1 आपका 2 दिया हुआ है, स्क्वायर करोगे तो 9:4। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन कि किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये क्वेश्चन है कि वेवलेंथ बताना है। अब जनरली सबका वेवलेंथ तो बच्चा याद नहीं रखता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा, पढ़ाए हुए हैं कि गामा रे रहता है सबसे पहले, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और लास्ट है रेडियो वेव। और आपको याद होगा कि आगे जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीजेस और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो इस बेसिस पर जो 4 है इसमें दिया हुआ, एक रेडियो वेव है, एक माइक्रोवेव है, एक इंफ्रारेड है और एक एक्सरे है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होगा लास्ट वाला मीन्स रेडियो वेव का होगा, रेडियो वेव। उसके बाद माइक्रोवेव आएगा। हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा रेडियो वेव का, उसके बाद किसका माइक्रोवेव का, उससे कम किसका होगा इंफ्रारेड का, और सबसे कम वेवलेंथ पूछा जाएगा तो जो आपका चार्ट दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग एक्सरे का। अब ऑप्शन देखो तो मिनिमम वेवलेंथ जो दिया हुआ वो 10⁻⁻10, तो एक्स रे का होगा 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद जो वेवलेंथ है वो है 10⁻⁻4, नेक्स्ट जो है वो 10⁻⁻2, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का, वो है 10⁻+2 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो रेडियो वेव का कितना हो गया 10⁻2, मीन्स ए का 2 आंसर होगा। ए का 2 देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ए का 3 है, सेकेंड में ए का 2 है, थर्ड में ए का 4 है और फोर्थ में ए का 3 है। मतलब सेकेंड एक ही में ए का 2 है, ए का 2 मात्र एक में है 10⁻2 सेकेंड ऑप्शन में, तो बाकी सारा ऑप्शन मैच करा लो, मैच करेगा। ठीक है, तो इस तरीका से कि गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी क्या करता है डिक्रीज। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा रेडियो वेव का, और लोएस्ट वेवलेंथ जो होगा इसमें किसका होगा वो एक्सरे का होगा, जो गिवन चार्ट है। 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ये 33 था आपका। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप, ड्रॉप करने का मतलब बताए हुए हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा इन अ लॉन्ग कूलम ऑफ हाई विस्कस लिक्विड, एक लिक्विड में एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया U = 0, विस्कस फोर्स अपोज करता है। The curve in the graph shown which represent the speed of the ball as a function of time t. तो आपको वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है टाइम के साथ। टर्मिनल वेलोसिटी इसमें आता है जब कांस्टेंट हो जाता है वेलोसिटी। तो एक ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट, एक इस तरह से कर्व है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, और एक कर्व ये है और एक कर्व आपका ये है, इस तरह से। तो इनिशियल स्पीड 0 होना चाहिए, तो ये दोनों ग्राफ तो सीधा कैंसिल हो गया, केवल यही 2 ग्राफ का इनिशियल स्पीड क्या है 0। तो 2 ऑप्शन तो सीधा कैंसिल हो गया, सी और डी। ये सी है और ये क्या है डी, दोनों कैंसिल क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। अब ए और बी दोनों में इनिशियल स्पीड है, तो ए बताता है स्पीड जो है वो लिनियरली वैरी कर रहा है, ए आपका बता रहा है लिनियरली वैरी कर रहा है, और
इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कांस्टेंट नहीं हो रहा है। लेकिन बी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो याद होगा विस्कस फोर्स में बताए थे कि जब इनिशियली आप जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप करते हैं तो पहले एक्सेलरेट होता है, लेकिन विस्कस फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और एक टाइम ऐसा आता है, रिटार्डेशन फिर जाएगा, कि जब वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। तो कांस्टेंट, ये जो लीनियरली वेरी इक्वेशन है ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये वाला वेलोसिटी देखो, ये बढ़ने के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ये दो ऑप्शन क्यों हट गया, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और बॉडी को ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। और टर्मिनल वेलोसिटी के बाद बॉल का जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम, 60 ग्राम है, मीन्स 0.06 kg हो गया। एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है 3 न्यूटन। When placed at the particular point, the magnitude of the gravitational field intensity, ग्रेविटेशनल फील्ड को जी से लिखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, F इक्वल टू एम जी, जी कैलकुलेट करना है तो F अपॉन एम। F आपको दिया हुआ है 3, M दिया हुआ है कितना, 0.06, ऐसा यूनिट में। इसको हटाओगे तो ये 300 कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन पर केजी। F अपॉन एम है तो न्यूटन पर केजी। तो इसका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है, ये जो है फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। F इक्वल टू क्यू ई, और यहां पर ग्रेविटेशन में क्या यूज करते हैं, F इक्वल टू एम जी। F गिवन है, M गिवन है, G कैलकुलेट करना है तो F अपॉन एम, F और M गिवन है, डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 4.5 kg वाटर। वाटर का मास गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 36। तो ध्यान दो, ये तो प्योर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। 4.5 kg वाटर है, 4.5 kg है वाटर, और इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 4500 ग्राम हो जाएगा। एट एसटीपी, तब कहेगा वाटर तो लिक्विड है, और एसटीपी एनटीपी हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस के लिए। तो यहां दिया हुआ इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिसेस अवे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिक्विड और सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, लिक्विड में वीक होता है, और गैस में नेग्लेजिबल हो जाता है। और आइडियल गैस है तो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ही काम नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वाटर फॉर्म में रहेगा ही नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लेजिबल हो जाने का मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा बल्कि गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। मींस आइडियल गैस का एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। और आइडियल गैस में एनटी पर और एसटी पर आप लोग जानते हैं कि 1 मोल जो होता है उसमें कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। ये पढ़े हुए आप लोग, मीन्स, और लीटर को अगर मीटर क्यूब में बदलोगे तो 22.4 10 to the power -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 to the power -3 मीटर क्यूब। तो अगर 1 मोल में ये वॉल्यूम है तो टोटल मोल अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसमें ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 मोल में वॉल्यूम पता है तो कितना मोल टोटल है अगर वो निकाल लें हम लोग तो रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, तो वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O का वेट, मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो वो होता है 18 ग्राम। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोग पढ़े हुए हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट 4500 अपॉन 18। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम है और 1 मोल में इतना वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम पूछेगा तो टोटल मोल कितना हो गया, 4500 अपॉन 18 इंटू 1 मोल में कितना वॉल्यूम है, 24 10 to the power -3 मीटर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करो, रिजल्ट आएगा। इसको हटा दो यहां से तो 10 होगा, तो 1 0 तो कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल करो इसको 2 टाइम्स, इसको कैंसिल करो
तो कितना हो जाएगा 550 हो गया, फिर 2 से कैंसिल करो तो 25, इट मीन्स 25 224 10⁻³ मीटर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करो तो 224 इंटू 25 करो, ये होगा 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10 और कितना हो गया +2 12, 5 इंटू 2 10 इंटू 11 +1 11 हो जाएगा। इसको करोगे 224 इंटू 2 तो 448, 224 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 448, तो 0 8 2 कितना हो गया 10 और 4 + 1 इधर का तो कितना हो गया 6 और 4 + 1 5, 5600। तो ये आपका आ गया 5600, 10⁻³ है, इसको 1/1000 लिख दो तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 56/10 मीटर क्यूब दैट इज 5.6 मीटर क्यूब। तो ये प्योर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इंटरमोलिकुलर, तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा और 1 मोल में वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और 1 लीटर को आप कन्वर्ट करना जानते हैं, चूंकि मीटर क्यूब में रिजल्ट दिया हुआ है वॉल्यूम जो है सारा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, या ऐसे भी बोल सकते हो 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ये भी यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन है। इस बार यूनिट डायमेंशन से भी 4 क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से पूछा है। बताए थे कि यूनिट डायमेंशन पे काम करोगे, इतना क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, इस बार कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से पूछा जा चुका है। तो देखते हैं 37 नंबर, जो कि यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। 4 फिजिकल क्वांटिटी, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी पहला, तो जी का डायमेंशन पूछेगा तो पढ़े हो F = G × m1 m2/r², तो G = होता है FR² m1 m2। इसका डायमेंशन पूछेगा तो फोर्स का पढ़े हो mLT - 2 L²/m², तो ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो इसका होता है m-1 L³ T-2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का। दूसरा है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू का। कोई भी एनर्जी होगा, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है mL² T-2। थर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल U/m, तो mL² T-2 m से डिवाइड करोगे तो m कैंसिल, तो L² T-2। और डी ऑप्शन में डी चॉइस है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, वही G = F/m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है mLT-2/L करोगे, m करोगे कैंसिल, वही एक्सेलरेशन का जो होता है LT-2। अब इसको मैच कराओ तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ए का डायमेंशन आपको गिवन है सेकंड में, ये सेकंड से मैच करेगा, ए वाला का 2, बी वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो लास्ट है, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ए का 2, बी का 4, सी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या है L² T-2 1 है, ऑप्शन क्या है 1। और लास्ट जो एक बच गया ग्रेविटेशनल डी का इंटेंसिटी का LT-2, ये है 3। मीन्स ए का क्या आया ऑप्शन, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। और ये कौन सा ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप देखेंगे, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन जो इसका होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सारा डायमेंशन आपको पढ़ा हुआ है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आप डायमेंशन से मैच कराएंगे तो आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। 38 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें बच्चा जल्दीबाजी में गलती कर सकता है, क्योंकि जनरली जो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं वो एंगल हॉरिजेंटल के साथ लेते हैं और यहां एंगल वर्टिकल के साथ दिया हुआ, बस यही एक चेंज कर दिया है। कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, u = 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जनरली यहां थीटा लेते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन,
ये इंपॉर्टेंट है, यहां 60 डिग्री है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर। तो हॉरिजेंटल देखो इसके साथ 60 है, कंपोनेंट तोड़ना जानते हो, तो 10 cos 60 ये वेरिएबल वेलोसिटी होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और 10 sin 60 कांस्टेंट होगा। 10 sin 60 जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो 10 sin 60 √3/2, तो ये हो जाएगा 5 √3 मीटर पर सेकेंड। तो वही पूछ रहा है, इट स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो जनरली बच्चा 60 इसके साथ ले लेता है, और यहाँ क्वेश्चन में 60 दिया विद द वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहाँ 60 लेते तो ये 10 cos 60 होता, यहाँ 5 होता। और देखो ये भी ऑप्शन दिया हुआ पहला ही ऑप्शन, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है कि वर्टिकल के साथ 60 है, तो ये 10 cos 60 होगा, ये 10 sin 60, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा कितना 10 sin 60, इट मीन्स √3/2, कैंसिल कराओगे तो 5 √3 मीटर पर सेकेंड, और आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन 5 √3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है जो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, दो मीडियम ए और बी, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम आर 1.5, एक में स्पीड है 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा में स्पीड आपका दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब याद करो, जैसे एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ होता है, हाईएस्ट स्पीड होता है लाइट का। तो जैसे जैसे हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट का स्पीड डिक्रीज करता है, जिसमें जितना कम स्पीड है वो उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा। तो इस दोनों में अगर पूछा जाएगा कौन रेयर है कौन डेंसर, तो जिसमें स्पीड कम होगा वो डेंसर होगा, और जिसमें स्पीड ज्यादा होगा वो आपका रेयर मीडियम होगा। मींस 1.5 जो कम स्पीड है वो डेंसर मीडियम का स्पीड है, और 2 × 10⁸ ये किसका है? रेयर मीडियम का स्पीड। रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होता है? कम। और पूछ रहा है कि बताओ इट्स स्पीड द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट फॉर दिस टू मीडियम। क्रिटिकल एंगल जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, तो sin θc याद होगा होता है μ2/μ1 या म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, और म्यू जो होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको लिख सकते हो v डेंसर अपॉन v रेयर। म्यू और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर रेयर यहाँ है तो स्पीड में डेंसर लेना है, और डेंसर यहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेयर मीडियम का स्पीड लेना है। तो इस पे हमको कैलकुलेट करना है, तो sin θc क्रिटिकल एंगल, vd कितना दिया हुआ है 1.5 10⁸, और VR कितना है 2 × 10⁸, ये कैंसिल, ये नीचे आएगा, तो ये 3 से 4 से 3/4 sin θc 3/4, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? तो sin θc डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा, और θc इक्वल टू 0. sin इनवर्स 0.75, यहाँ 750 में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, तो μr अपॉन μd क्रिटिकल एंगल, इसको लिख सकते हैं vd अपॉन vr। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, देखो फिर इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, डिस्कशन करते हैं इस पर। डायपोल पढ़े हो तुम लोग, 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q, एक -q है और एक +q है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l, दोनों के बीच का सेपरेशन l है, एज सोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r वेरीज एज, r पर कैसे वेरी करता है? तो अगर r पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो किसी भी पॉइंट के लिए पढ़े हो तुम लोग, kp/r3,
√1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इंडॉन ब्रोडॉन इसमें निकालते हैं, इंडॉन थीटा 0 तो इंडॉन, थीटा 90 तो ब्रोडॉन। तो रिलेशन आर से अगर पूछेगा तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r³। इंडॉन पे होता है 2kp/r³, ब्रोडॉन पे kp/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r³ होता है। और ये ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये डायपोल का। ये फील्ड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा। नेक्स्ट है 41 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया हुआ तुम लोगों को करंट में। ये तुम्हारा हो गया P, ये हो गया QX, ये P है, ये X है, ये Q है और ये Y है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहां सेल कनेक्टेड है, यहां गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर में बताए थे बैलेंस होता है अगर करंट इससे 0 होता है, और बैलेंस नहीं होगा अगर इससे करंट पास करेगा। तो क्या पूछ रहा क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस Y। किसको एडजस्ट करके, Y वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको एडजस्ट करते हैं। याद होगा P/X = Q अपॉन क्या होना था, Y। तब इससे गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो जाता है। ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम आता है तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट होता है गैल्वेनोमीटर से वो 0 होता है। करब फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ X, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अगर X का चाहिए तो रेसिस्टेंस ऑफ P और Q कैसा होना चाहिए। रेसिस्टेंस ऑफ P और Q कैसा होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। बताए थे कि अगर X का आपको एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए तो एरर का वैल्यू कम आना चाहिए। प्रिसाइज वैल्यू का मतलब एरर मिनिमम होगा, और एरर मिनिमम तब होता है जब वैल्यू ये P और Q का क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो बहुत स्मॉल P और Q जो होगा वो बहुत ही क्या होगा, स्मॉल होगा। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ शुड बी वेरी लार्ज, ये तो नहीं हो सकता है। डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, गलत है। शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड वेरी स्मॉल। तो स्मॉल वाला एक ही ऑप्शन है, फोर्थ चॉइस। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि P और Q का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए ताकि X में एरर क्या है, कम है। जितना बड़ा वैल्यू लेंगे एरर आने का चांस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखो, जो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है लॉजिक गेट का। मॉडर्न फिजिक्स का हमको लगता है ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। 26 से हम स्टार्ट किए हैं, उसके पहले भी होगा। तो 20 से फोर्थ क्वेश्चन है 42, ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। लॉजिक गेट आप लोग जानते हैं, सारा लॉजिक गेट पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। चलिए हम डायग्राम पहले से बना लिए, थोड़ा लेंदी डायग्राम है इससे कि टाइम आप लोगों को ज्यादा ना लगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 में यहां देखिए, डायग्राम पर आप लोग फोकस कीजिए, डायग्राम दिखाइए इन लोगों को। तो ये डायग्राम आपका गिवन है, 2 इनपुट है A और B, और यहां एक आउटपुट है C। पूछ रहा है कि बताओ द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट इज। इस लॉजिक सर्किट के लिए ट्रूथ टेबल क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन ट्रूथ टेबल का दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो। ट्रूथ टेबल में 4 जो इनपुट हम लोग यूज करते हैं, एक 0 0, एक 1 0, एक 0 1 और एक क्या यूज करते हैं 1 1। अब ध्यान दो, पहले सारा लॉजिक गेट का सिंबल पहचान लो। ये नॉट गेट है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। ये आपका है नैंड गेट, सर्कल लगा हुआ आगे तो नैंड। ये भी क्या है, नैंड है। और ये जो है इसके सर्कल नहीं है तो ये है एंड। तो 4 आपको सर्किट यूज किया गया है, 2 नैंड है, एक नॉट है और एक क्या है, एंड है। तो हम क्या करते हैं, 4 लॉजिक गेट लेना है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो चारों निकालने का जरूरत नहीं है। पहले हम इनपुट 0 0 पे काम करते हैं। ये 0, B भी 0, ध्यान से समझना। A 0 तो यहां तक आपका इनपुट 0 रहेगा, लेकिन जैसे ये नोट को पास करेगा तो 0 क्या हो जाता है, 1। तो इससे जाएगा इनपुट, इसका 1 हो जाएगा। 0 क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें देखोगे ये 0 है तो ये भी क्या होगा, 0। डायरेक्ट कनेक्ट है, और यही वायर यहां से कनेक्ट हुआ तो इसका भी क्या होगा, 0। अब यहां पर 0 0 है इनपुट और नैंड गेट है। अगर एंड रहता, याद करो, तो 0 0 0 होता है। 0 0 क्या होता है एंड में, 0। चूंकि नैंड है तो ये 1 हो जाएगा। 0 0 0 होता है एंड में, लेकिन ये नैंड है तो रिवर्स होता है, तो 0 0 का क्या हो जाएगा, 1। अब यहां देखोगे तो 1 0, एंड में 1 0 0 होता है,
1 0 क्या होता है 0, और NAND है तो 0 का रिवर्स क्या होगा 1। अब दोनों इनपुट 1 है तो AND गेट में 1 और 1 क्या होता है 1। मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट आप 0 और 0 लेते हैं तो फाइनल आउटपुट आपको क्या मिलेगा 1। 0 0 इनपुट तो फाइनल आउटपुट 1 मिलेगा। चारों हम लोग ना निकालना पड़े, क्वेश्चन फास्ट बनाना है तो ऑप्शन में देख लो कि 0 0 1 पहला में भी है, दूसरा में दिया हुआ 0 0 0 तो ये तो गलत हो गया, थर्ड में भी 0 0 0 है ये भी गलत हो गया, फोर्थ में 0 0 1 है। मतलब अभी भी दो ऑप्शन हमारे पास है, एक फर्स्ट और एक फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूजन है कि कौन सा होगा, क्योंकि दोनों का 0 0 1 लिखा हुआ है। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, 1 1 पहला में दिया हुआ है 0 और लास्ट में दिया हुआ 1 1 1। तो अगर हम 1 1 पे चेक कर लें तो दोनों में क्लियर हो जाएगा, तो वही फाइनल रिजल्ट होगा। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है 1 और 4। अब हम इनपुट 1 ले लेते हैं, A 1 ले लो, B भी 1 ले लो। अगर A और B 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान से समझना। फाइनल हमको C का आउटपुट चाहिए। 1 डायरेक्ट कनेक्ट है तो एक हो गया 1, ये जैसे ही एंड नोट को क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 0। 1 अगर नोट से पास करेगा तो क्या हो जाएगा 0। ये 1 डायरेक्ट कनेक्ट है तो 1 होगा, और यही 1 इधर से जाके इसमें मिला तो ये भी 1। अब देखो 1 1 एंड रहता तो 1 होता, 1 1 का एंड क्या होता 1, NAND है तो ये क्या होगा 0, इसका इनपुट एक मिल गया 0। अब यहां देखो 1 0 1 0 एंड रहता तो 0, NAND है तो 1। अब इसका एक 0 है और एक 1 है और ये एंड गेट है, तो एंड गेट में 1 0 क्या होता है 0, 1 0 क्या होगा 0। तो फर्स्ट ऑप्शन में है 1 1, इनपुट 1 1 लिया है, रिजल्ट 0, और लास्ट ऑप्शन है 1 1 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चारों भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको रिजल्ट से मतलब है, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 2 से मैच कराए हम लोग, एक 0 0 एक 1 0 पर। तुम चाहो तो 1 0 भी ले सकते हो, 0 1 भी ले सकते हो। तो ये आपका लॉजिक गेट का क्वेश्चन था। 43 न्यूक्लियस, फिर मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है न्यूक्लियस का। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब इधर दिखाइए। ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189, मास नंबर कितना दिया हुआ है 189, स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई हैविंग मासेस। 2 न्यूक्लियस में ये ब्रेक कर गया, A1 दिया 125 और A2 64। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली। रेशियो निकालना, पहले याद करो रदरफोर्ड से बताया था कि रेडियस जो होता है R0 A⁻⁴, जहां पर R0 कांस्टेंट होता है न्यूक्लियस का रेडियस। हमको रेशियो चाहिए R1/R2, तो R0 A1⁻⁴ और R0 A2⁻⁴। ये R0 कैंसिल हो जाएगा, A1 125⁻⁴ और 64⁻⁴। 125 आप जानते हैं 5 का क्यूब होता है 1/3, 64 4 का क्यूब होता है 1/3, 3 3 कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा 5:4। 5:4, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 5:4। ये पढ़ा हुआ है, रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो R0 × A⁻⁴, जहां पर R0 आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट से। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लास में ही करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 क्लास में डील किया गया इस क्वेश्चन को। (44) नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराड, पिको मतलब समझते हो 10⁻⁻12 फैराड, इज चार्ज फुल्ली बाय 100 वोल्ट बैटरी। 100 वोल्ट बैटरी से अगर चार्ज करोगे तो टोटल चार्ज क्या होता है CV, मल्टीप्लाई करो इसको तो 900 10⁻⁻12 इंटू 100, तो चार्ज आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर, ये 4 - 12 10⁻⁻8 कूलम। ये चार्ज आ गया कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के बाद।
डायग्राम गिवन है, कह रहा देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हैं चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, और टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराड, और डायग्राम दिया हुआ जो दूसरा कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया आइडेंटिकल कैपेसिटर है उसका भी 900 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल में 2C, मतलब 1800 पिकोफैराड, 1800 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, और Q चूंकि कांस्टेंट होगा तो वही सेम रह जाएगा पिछला वाला 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। Q पता है, C पता है, तो पूछ रहा है बताओ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इन फिगर बी, ये वाला में एनर्जी टोटल कितना होगा। एनर्जी का 3 फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, हाफ क्यू बी हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, तो हमको Q पता है, C मालूम है, तो थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर दो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 10 टू द पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी इक्विवेलेंट कितना है जी 1800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो इसको देखोगे तो ये तुम्हारा 9 से कैंसिल होगा और ये तुम्हारा 200 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 9, नीचे ले लो 4, तो ये 20 और माइनस 12 माइनस 10 ऊपर ले जाओ प्लस 10, माइनस 10 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस 10, अब माइनस 16 है तो 10 टू द पावर माइनस 6 रहेगा, प्लस 20 माइनस 12 कितना हुआ माइनस 10, ऊपर ले जाओ इसको प्लस 10, अब माइनस 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा माइनस 6, तो 9/4 इसको डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो रिजल्ट है आपका 2.25 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 2.25। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को कराया हुआ है कि अगर कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करके किसी दूसरे कैपेसिटर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज चेंज नहीं करता है, C इक्विवेलेंट चेंज कर जाएगा दो कैपेसिटर से, तो चार्ज सेम रहेगा, C इक्विवेलेंट चेंज हो गया, एनर्जी पूछ रहा है फाइनल, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट है 45, क्वेश्चन आपको लिंक में डाला हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है लेकिन ज्यादातर जो है वो इजी क्वेश्चन, और इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, देखो ईरर यूनिट डायमेंशन का ही क्वेश्चन हुआ ईरर का, ऑफ लेंथ 55.3 एंड ब्रेड्थ जो है वो दिया हुआ है 25 मीटर, राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब एरिया, बहुत बच्चा क्या करता है इसमें एरिया निकालने लगता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीनिंगलेस है, टाइम बर्बाद होगा। मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो वाला यूज किया जाता है रिजल्ट में, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो अब जिस ऑप्शन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन 2 सिग्निफिकेंट, तब तो एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन इस ऑप्शन में देखोगे तो पहला में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है, चौथा में 4 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला केवल एक ऑप्शन है 14 इंटू 10 टू पावर 2, तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन होगा एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा और ऑप्शन जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पेंडुलम्स ऑफ लेंथ, फर्स्ट का लेंथ दिया हुआ 121 और सेंटीमीटर, और सेकंड का लेंथ आपका दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में याद रखना है, इसको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर में तो चेंज करना पड़ता है। ये हो जाएगा 1.21 मीटर और ये हो जाएगा 1 मीटर। अब क्या कर रहा है, एट सम इंस्टेंट द 2 आर देयर मीन पोजीशन, दोनों पेंडुलम मीन पोजीशन पर था,
कह रहा है देन मिनिमम नंबर ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम, किसका मिनिमम पूछ रहा है? शॉर्टर का। अब ध्यान दो, टाइम पीरियड पढ़े हो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सिंपल पेंडुलम का। तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा जिस पेंडुलम का, उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाएगा। ज्यादा टाइम ले रहा है रिपीट होने में, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम होगा जिसका लेंथ ज्यादा होगा। तो जो शॉर्टर पेंडुलम है इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होना चाहिए, लेंथ कम तो ऑसिलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा जो ऑसिलेशन वाला होगा वही शॉर्टर पेंडुलम होगा। और पूछ रहा है कि बताओ कि वाइब्रेशन द मिनिमम नंबर ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर अगेन इन फेज एट द सेम पोजिशन, मतलब दोबारा फिर कब ये दोनों सेम जगह पे आएगा। तो देखते हैं दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो इसमें निकाल लेते हैं। T1 अपॉन T2, तो 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन जी, यहां भी 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन जी। इसको डिवाइड करोगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट L1 अपॉन रूट L2। रूट L1 देखोगे ये 1.21 अपॉन 1.21 11 का होता है, 121 का होता है 11, तो 1.21 है मीन्स 1.1 अपॉन क्या हो जाएगा 1। अब चूंकि इंटीजर में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लेते हैं तो सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जो सबसे छोटा इंटीजर मिलेगा ये 100, तो ये 10 अपॉन 11 अपॉन क्या आ गया 10। तो अब ज्यादा किसका है? ये 11 ऑसिलेशन, ये 10 ऑसिलेशन। तो शॉर्टर वाला क्या बताए थे? लेंथ कम है तो वो ज्यादा ऑसिलेशन करेगा, तो शॉर्टर का पूछा है। अगर लॉन्गर का पूछता तो 10 लेते क्योंकि वो ऑसिलेशन कम करता है। तो इसका जो 11th ऑसिलेशन होगा शॉर्टर वाला का और इसका 10th ऑसिलेशन होगा तो फिर मेन पोजीशन पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। 11 शॉर्टर का और लॉन्गर का क्या होगा 10। चूंकि हमको शॉर्टर का पूछा है इसलिए ऑप्शन होगा 11 मीन्स थर्ड ऑप्शन। शॉर्टर का पूछा है तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट है 47। 47 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 47, आपको कुछ डाटा गिवन है। अ सीरीज एलसीआर सर्किट, इंडक्टेंस एल दिया हुआ है 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड और रेसिस्टेंस गिवन है 50 ओम। एलसीआर सर्किट है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। देखो ये इनपुट है 200 साइन 100t। तो याद होगा इसको कंपैरिजन करोगे तो V इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं V0 साइन ओमेगा टी। कंपेयर कर सकते हो। कह रहा है इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट इज न्यू नॉट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? न्यू नॉट। ये कहलाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये गिवन है। और एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, ये जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? न्यू इज इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ न्यू। तो इसका तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। कंपेयर कर लोगे तो ओमेगा कितना होगा 100 और फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 अपॉन 2 पाई मीन्स 50 अपॉन पाई। 2 से कैंसिल कर दो, हर्ट्ज। तो ये तो सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 50 अपॉन पाई हर्ट्ज होगा। और मतलब किसका? न्यू का। फ्रीक्वेंसी सोर्स का माना गया न्यू इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई। केवल एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है। अगर रेजोनेंट नहीं भी निकालोगे तो यहां से भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि और किसी में भी न्यू इक्वल टू 50 अपॉन पाई नहीं है। एक तो आंसर तुम यहीं से क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर रेजोनेंट भी निकालना चाहते हो तो वो भी पढ़े हो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़े हो तुम लोग 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट या इंटू 1 अपॉन रूट अंडर एल सी। अब एल और सी का वैल्यू पुट करोगे इससे रिजल्ट आ जाएगा, यही वाला आंसर होगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 48, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रॉम एम्पियर्स लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एक स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और कैरिंग ए स्टडी करंट, द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर। इसका मैग्नेटिक फील्ड याद करो, इसका ग्राफ तुम लोगों को याद होगा कि स्ट्रेट वायर के लिए जो ग्राफ होता है सॉलिड वायर के लिए, करंट इससे पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है अंदर लिनियरली वैरी करता है
और बाहर रेक्टेंगुलर 1/r, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, b जो होता है पढ़ाया हुआ ग्राफ तुम लोगों को। तो अंदर जो वेरी करता है वो लिनियरली वेरी करता है और बाहर 1/r के, तो इसको ग्राफिकल में नहीं दिया हुआ है, थ्योरेटिकल में दिया हुआ है। और कह रहा है लिनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री तक, रेडियस तक। ये अगर आर रेडियस ले लोगे तो बाउंड्री तक लिनियरली वेरी कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि एंड देन डिक्रीजिंग ऑन विथ 1/r डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड रीजन, और बाहर 1/r पर, तो 1/r के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही होगा। तो अंदर लिनियरली वेरी करता है और बाहर r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला शेप जो होता है वही ग्राफ। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा है? ग्राफ पता है, ग्राफ पढ़ाया हुआ है, तो पहला ऑप्शन। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है 49 जो आपका क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा जो पहला इसका ऑप्शन है वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है बच्चा को, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, स्ट्रेस स्ट्रेन सब पढ़े हो तुम लोग। इसमें पहला चॉइस दिया हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, कि शियर मॉडुलस पर डिपेंड करता है कि किसी भी स्प्रिंग को आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, शियर मॉडुलस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम लोगों को हो सकता है, एक्चुअल में ये डिपेंड करता है। लेकिन सेकेंड वाला ऑप्शन से अगर देखो तो होता क्या कि पहला ही ऑप्शन से बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है कि ये हमको नहीं आता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखो जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि ए कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेस देन स्ट्रिंग। यहां पर देखो ये बहुत फेमस है, हर बच्चा जानता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो स्टील का ज्यादा होता है और कॉपर का कम होता है। ये तो हर एक बच्चे को पता है और हर बच्चा पढ़ा हुआ है कि यहां लिखा हुआ कॉपर का ज्यादा स्टील का कम, लेकिन रियलिटी क्या है कि स्टील का ज्यादा होता है कॉपर का कम। मतलब दूसरा जो रीजन दिया हुआ आर वो तो फॉल्स दिया हुआ है। अब आर फॉल्स है, अगर तुमको ए में थोड़ा कंफ्यूजन भी है तो आर फॉल्स देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है ए ट्रू बट आर फॉल्स, ठीक है। देखो और किसी में आर फॉल्स है कि नहीं। सेकेंड में कह रहा है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये गलत हो गया तो आर को ट्रू कह रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो चूंकि आर फॉल्स है तो थर्ड वाला भी आर ट्रू नहीं हो सकता, गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू, देखो एक ही में आर फॉल्स है फर्स्ट ऑप्शन में। तो अगर पहला में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है तो दूसरे के अकॉर्डिंग तो तुम 100% लिख सकते हो कि जो आर है वो फॉल्स है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, वो ए होगा, क्योंकि बस एक ऑप्शन में आर फॉल्स दिया हुआ है। वैसे जो पहला ऑप्शन है वो ट्रू है कि वो डिपेंड करता है शियर स्ट्रेस पे कि स्ट्रिंग को कितना आप एलोंगेट कर सकते हैं या कंप्रेस कर। स्ट्रिंग का जो स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है किस पर, शियर स्ट्रेस पे। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ए बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स 1000, एवरेज रेडियस गिवन है इसमें 10 मीटर, ऐसा यूनिट में है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ओमेगा दिया हुआ 2 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला and electrical resistance of the coil R is equal to 12.56 ohm. The maximum induced current in the coil. अब देखो अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये तुम लोग एसी जनरेटर में पढ़े हो कि जब कोई कॉइल को, आर्मेचर को हम लोग क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं, तो एसी जनरेटर में ये फॉर्मूला पढ़े, फ्लक्स होता है बी एस कॉस थीटा के जगह यहाँ क्या लिखते हैं, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और एन नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। डिफ्रेंशिएट करो d∅/dt, तो एन बी एस कॉस का माइनस साइन होता है, साइन ओमेगा टी, अब बाहर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा। ईएमएफ पढ़े हो -d∅/dt फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस लगाओगे तो एन बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर ईएमएफ पता है तो करंट तुम लोग जानते हो ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस, तो एन बी एस ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब करा मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही कहेगा तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है,
साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो आई मैक्सिमम हो जाएगा एन बी एस ओमेगा अपॉन आर। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। सारा वैल्यू आपको गिवन है, तो क्या हो जाएगा एन 1000, बी मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर -5, एरिया पाई आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड और रेसिस्टेंस 12.56। ये पॉइंट हटा दो कम से कम, या रुको, पाई का वैल्यू कितना होता है जी 3.14। देखो इजी कैलकुलेशन दिया है, इस पॉइंट को हटा दो, इसको कैंसिल डायरेक्ट करो 4 से, देख लो 314 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1256 आएगा। ये इसको 2 से कैंसिल करो, ये भी 2 से कैंसिल करो, तो केवल 10 वाला चीज रह जाएगा। ये आर स्क्वायर है, 4030 और -50 तो 10 टू द पावर -2, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कितना होगा, आर दिया हुआ 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर करोगे तो 100, 10 टू द पावर -2 इंटू 10 स्क्वायर, -2 + 2 0 जाएगा 1 रिजल्ट, 10 टू पावर 0 मतलब कितना रिजल्ट होगा 1। तो मैक्सिमम करंट जो होगा वो 1 एम्पियर होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां तुम लोगों का 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 25 तक सर डिस्कस कर दिए थे, बाकी 25 हम डिस्कस कर दिए हैं, और हमको लगता है कि 26 से 50 तक जो क्वेश्चन है तो केवल 1-2 क्वेश्चन है जहां तुम लोग कन्फ्यूजन हो सकता था, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और इस बार पिछले ईयर से कंपेयर करोगे तो इस बार का क्वेश्चन बहुत इजी है। उम्मीद करते हैं अच्छा एग्जाम गया होगा, बताना कमेंट करके कैसा एग्जाम गया तुम लोगों का। बाकी मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।